नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बटनेर आईएएस में। हमारी एनसीईआरटी जियोग्राफी सीरीज को आप सभी ने बहुत सराहा, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप लोगों का हमें मिला और उसी से मोटिवेट होकर आज हम एक बार फिर आपके लिए एक नया कोर्स लेकर आ रहे हैं। मैं शालिनी गौड़, एमएससी जियोग्राफी, अपने 20 सालों के अनुभव को एक बार फिर से आप सभी के साथ साझा करने जा रही हूँ हमारे नए कोर्स कंप्लीट जियोग्राफी के साथ। ये कंप्लीट जियोग्राफी कोर्स आपको हमारे YouTube चैनल पर ही अवेलेबल होगा, लेकिन 70 से 80% का कोर्स आपको अवेलेबल होगा YouTube पर और बाकी कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा हमारे ऐप पर। साथ ही ऐप पर आपको इस कोर्स का PDF भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, साथ ही प्रैक्टिस सेट भी आपको वहीं पर अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो ये हमारा कोर्स आपको नॉमिनल चार्जेस में, जैसे कि हमारे पहले चार्जेस रहे हैं हमारे कोर्सेज के, आप सभी ने देखा है, तो वैसे ही नॉमिनल चार्जेस में ही आपको ये कोर्स वहाँ पर मिलेगा। खैर, ये सब बातें आगे होंगी, जब हमारी ऐप पर ये सब चीज़ें अवेलेबल होंगी आपको उस वक्त सूचित कर दिया जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं हमारे चैनल पर शुरू किए जाने वाले इस कोर्स की। देखिए, एक चीज़ और आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बिल्कुल माइंड में आप ये मत लाइएगा कि हमारे यूट्यूब पर और ऐप पर जो कोर्स अवेलेबल होगा, जो वीडियोस आपको दिए जाएंगे, उनकी क्वालिटी में, कंटेंट में कोई फ़र्क होगा? जी नहीं, वो बिल्कुल वही होगा। बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट अवेलेबल करवाया जाएगा। रेफरेंस बुक्स जो हम कहें, हम कंसल्ट कर रहे हैं, महेश बर्णवाल जी की बुक है, साथ ही माजिद हुसैन जी की बुक है, एनसीईआरटी जियोग्राफी है, और साथ ही मेरे खुद के जो नोट्स हैं हम उनको कंसल्ट करते हुए बेस्ट मटेरियल आपको अवेलेबल करवाएंगे। ऐप और यूट्यूब पे जो फर्क रहेगा वो सिर्फ पीडीएफ का, टेस्ट सीरीज का यही रहेगा, क्योंकि जब आप अपने किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं और यूपीएससी जैसे कंपटीशन की या किसी भी स्टेट पीसीएस के कंपटीशन की तैयारी जब आप करते हैं तो आपके पास पीडीएफ प्लस वीडियो दोनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही जब आप कोर्स कंप्लीट होने के बाद या साथ ही साथ जब प्रैक्टिस सेट लेते हैं तो आपकी तैयारी और भी बेहतरीन होती है। तो खैर, चलिए इसके बारे में हम समय समय पर बातचीत करते रहेंगे। शुरुआत करते हैं हम अपने जियोग्राफी सीरीज की, जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं, और हम शुरुआत करेंगे विश्व का भूगोल से। अब हम विश्व का भूगोल है क्यों शुरू कर रहे हैं, इसके लिए हम एनालिसिस लेंगे 2013 से 2019 तक का, यानी कि 2013 से 2019 तक के जो क्वेश्चन पेपर्स हमारे आए हैं उनको अगर हम देखें तो हमें पता लगता है कि हम विश्व का भूगोल पर पहले फोकस क्यों करना चाह रहे हैं। ये देखिए, जो हमारी जियोग्राफी है इसको हम अलग अलग ब्रांचेस में हम डिवाइड करते हैं, है ना। तो सबसे पहले जब हम भौतिक भूगोल की बात करें, भौतिक भूगोल में जो बेसिक हमारी यूनिट होती है, इंट्रोडक्टरी जो पार्ट रहता है जियोग्राफी का, उसमें से अब तक लगभग 3 क्वेश्चंस इंक्लूड किए जा चुके हैं। भू आकृति से 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं। जलवायु, जिसे आप क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं, है ना, क्लाइमेटोलॉजी, यहाँ से आपके लगभग 9 क्वेश्चंस आ चुके हैं। समुद्र विज्ञान, जिसे हम ओशियनोग्राफी कहते हैं, यहाँ से लगभग आपके 7 क्वेश्चन अब तक बन चुके हैं। वहीं अगर भारतीय भूगोल की हम बात करें, यानी कि इंडियन जियोग्राफी की, तो लोकेशन से लगभग 10 क्वेश्चन आ चुके हैं। फिजियोलॉजी से 11 क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं। वेजिटेशन और मिट्टी, वनस्पति और मिट्टी यानी कि वेजिटेशन और सॉइल से 7 क्वेश्चन बन चुके हैं। खनिज यानी कि मिनरल्स से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। विश्व का भूगोल देखिए, 13 क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आर इंक्लूडेड फ्रॉम विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से अब तक सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ चुके हैं। और फिर हमारा मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन हमारे आ चुके हैं। तो यहीं से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे लिए विश्व का भूगोल क्यों इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, 13 क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अब तक 13 से 19 तक के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं में आ चुके हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या रहनी चाहिए, विश्व का भूगोल। जो हमारा टारगेट पॉइंट, फोकस एरिया हमारा फर्स्ट रहेगा, प्रायोरिटी हमारी रहेगी भूगोल, विश्व का भूगोल। ठीक है, सभी चीजें करेंगे लेकिन पहले हम शुरुआत विश्व का भूगोल से ही कर रहे हैं। इसके बाद हम देखें तो फिजियोलॉजी हम सेकंड नंबर पर, यानी कि इसके बाद जो हम चीजें करेंगे। फिर आप देख लीजिए, लोकेशन है, फिर आपका समुद्र विज्ञान है, देखिए इधर, और इधर ये वनस्पति विज्ञान, ये दोनों ही क्या है, हमारे 4th पोजिशन पर आ जाते हैं। सॉरी, ये हमारी पहले आ गई जलवायु, है ना, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको। जलवायु यानी कि क्लाइमेटोलॉजी से लगभग 9 क्वेश्चन आ चुके हैं, यानी कि 4th पोजीशन हम इसको जलवायु को दे दें। समुद्र विज्ञान और वनस्पति और मिट्टी यानी कि वेजिटेशन और सॉइल, ये जो आ गई हमारी 5th प्रायोरिटी आ गई। इसके बाद आप देखिए क्या आ रहा है हमारे पास में, बेसिक, है ना, बेसिक जो आ रहा है हमारा 6th नंबर पर। फिर जो भू आकृति है, मानव भूगोल है या खनिज है, ये देखिए 2-2 क्वेश्चन तीनों के आए हुए, तो ये हमारे लिए रहेगा
7th नंबर पर, ठीक है, 7th 8 9 जो भी आप कहना चाहें इसको। तो इस तरीके से यानी कि 2 क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा टारगेट अभी हम किस पर करेंगे, विश्व का भूगोल पर, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं हम शुरुआत विश्व का भूगोल से क्यों कर रहे हैं। तो अब विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या कंटेंट हम आपको अवेलेबल करवाएंगे, क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं, तो ये यूनिट वाइज आपके सामने स्लाइड आपको नजर आ रही है। पहली जो यूनिट रहेगी वो हमारी रहेगी भूगोल, उत्पत्ति व विकास की, जो लगभग इसी वीडियो में हम कवर कर लेंगे, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, बहुत ज्यादा डिटेल की हमारे को इसकी जरूरत नहीं रहेगी। एक्चुअल जो हमारा शुरू होगा वो होगा ब्रह्मांड व सौर मंडल से, जहां पर हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, आकाशगंगाएं हैं, निहारिकाएं हैं, सौरमंडल है, सौरमंडल की उत्पत्ति की हम बात करेंगे, प्राकृतिक उपग्रहों की हम बात करेंगे, उल्का पिंडों की बात करेंगे, ये सब चीजें हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। फिर आएगा हमारा पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, यानी कि जो हमारी पृथ्वी का ओरिजिन हुआ है उससे कौन कौन सी अवधारणाएं दी गई हैं, पौराणिक अवधारणाएं हैं, नई अवधारणाएं हैं, द्वैतवाद संकल्पना, अद्वैतवाद संकल्पनाएं कौन कौन सी मान्य हुई हैं, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर आ जाएंगे हमारी पृथ्वी की गतियां, यानी कि मोशन, जिसमें हम रोटेशन, परिक्रमण, रिवोल्यूशन, इन सब की बात करेंगे, यानी कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, उन सबको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर आ जाएगा हमारा अक्षांश व देशांतर, यानी कि हमारे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स कहाँ कहाँ से गुजरती हैं, क्या क्या इनकी इफेक्ट रहते हैं, लोकेशन क्या रहती है, पर्टिकुलर अगर हम लाइन की बात करें, जो इमेजिनरी लाइंस है कहाँ कहाँ से होकर निकलेंगी ये, तो उनको एक ट्रिक के माध्यम से भी हम याद करने की कोशिश करेंगे, वर्ल्ड लेवल पर भी और भारत के आधार पर भी हम इसको देखेंगे। फिर पृथ्वी की आंतरिक रचना की हम बात करें कि पृथ्वी की जो आंतरिक रचना है, यानी कि जो वर्तमान स्वरूप हम देखते हैं, जो हमारी अर्थ है, जिसको हम कोर, मेंटल, क्रस्ट, इन सब पार्ट्स में बांटते हैं, तो क्रस्ट है या मेंटल है, ये कोर है, ये किस तरीके से बनी है, क्या ऐसे परिवर्तन हुए, क्या विभेदन की प्रक्रिया हुई जिससे जो मटेरियल्स हैं अलग अलग लेयर्स में सेट हो गए, तो वही सब चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाएगा हमारा भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, इन सब फीचर्स को पढ़ेंगे, क्यों जनरेट होते हैं, कैसे हम इनसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशन हम रख सकते हैं। फिर आ जाएगा महाद्वीपीय व महासागरीय संचलन, जिसमें हम वेगनर की जो महाद्वीपीय सिद्धांत हैं, महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में जो वैश्विक प्रमाण है, इनको पढ़ेंगे। प्लेटो का जो संचलन होता है, मूवमेंट है, उसको हम पढ़ेंगे। अभिसारी संचलन है, अपसारी संचलन है, इन सबको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर भू संचलन और संबंधित आकृतियों के अंदर जो हमारे अंतर्जात बहिर्जात बल है, इंट्रूसिव फोर्सेज हैं, एक्सट्रूसिव फोर्सेज हैं, और इन फोर्सेज के कारण जो भी स्ट्रक्चर्स डेवलप होती हैं, जैसे वलन है, भ्रंश है, बहिर्जात बल के कारण जो हो जाती है, जैसे अनाच्छादन प्रक्रियाएं हो जाती हैं, इन सबको हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हमारे आ जाएंगे स्थलाकृति, यानी कि लैंड फीचर, जैसे ज्वालामुखी से बनने वाली क्रियाएं हैं, ग्लेशियर से बनने वाली जो संरचनाएं हैं, पवन के द्वारा बनने वाली संरचनाएं हैं, उन सबको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर आ जाएगी हमारी चट्टानें, यानी कि आग्नेय चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, किस तरीके से बनती हैं, क्या डिफरेंस रहता है इनमें, कौन कौन से फीचर्स इनके डेवलप होते हैं, वो सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर आ जाएगी हमारी मृदा, यानी कि सॉइल, फिर एग्रीकल्चर, फिर संसाधन यानी कि मिनरल्स, खनिज, उद्योग यानी कि रिसोर्सेज, मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज के बारे में हम पढ़ेंगे कि पर्टिकुलर एरियाज में किस टाइप का सॉइल है, वहाँ पर एग्रीकल्चर कैसा है, वहाँ पर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी क्या है, मिनरल्स हमें कौन से मिल रही हैं, इंडस्ट्रीज वहाँ पर कौन सी डेवलप हो रही हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों को हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। फिर आ जाएगा हमारा परिवहन एवं संचार, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। सौर विकिरण, ऊष्मा बजट एवं तापमान इंपॉर्टेंट यूनिट रहेगी ये हमारे लिए, जिसमें हम सूर्य ताप का वितरण पढ़ेंगे, जो चालन है, संवहन है विकिरण का, और अभिवहन है, ऊष्मा बजट है, तापमान वितरण को नियंत्रित करने वाले जो कारक हैं, जो रेडिएशंस हमारी अर्थ पर आ रही हैं, कितनी रिफ्लेक्ट हो जाती है, कितनी हमारी अर्थ गेन करती है, उसका क्या ओवरऑल बजट रहता है, वही सब चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद वायुमंडल आ जाएगा, वायुमंडल की संगठन एवं संरचना, यानी कि वायुमंडल की जो अलग अलग परतें हैं वो कैसे बनी हैं, उनका क्या हमारे लिए महत्व है, इंपॉर्टेंस क्या है, हर परत की अपने आप में क्या खासियत है, क्या फीचर्स हैं, वो सब पढ़ेंगे। फिर आएगा हमारा वायुमंडलीय दाब, गतियां एवं पवनें, अगेन इंपॉर्टेंट यूनिट रहेगी हमारे लिए, जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु पेटियां हैं वो किस तरीके से दाब जनरेट करती हैं, जो वायु दाब है वो किस तरीके से बाकी की चीजों को इफेक्ट करता है,
तो वही सब चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और इसी से रिलेटेड रहेगी हमारी वाताग्र चक्रवात एवं प्रति चक्रवात, जो साइक्लोन्स हैं, टोर्नेडोज हैं, वो क्यों आते हैं, किस तरीके से जनरेट होते हैं, उनके इफेक्ट क्या होते हैं। नेक्स्ट जो यूनिट आएगी हमारी वायुमंडलीय आर्द्रता एवं वर्षण, यानी कि प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल किस फॉर्म में होता है, स्नो फॉर्म में होता है, पानी की फॉर्म में होता है, ह्यूमिडिटी कैसी रहती है पर्टिकुलर एरिया में, जो जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग जो वर्षण है उसका क्या प्रभाव रहता है। फिर आ जाएगा हमारा जलवायु एवं जलवायु प्रदेश, यानी कि जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, विश्व को कितने क्लाइमेटिक जोन्स में हम डिवाइड करते हैं और उन जोन्स के क्या क्या फीचर्स रहेंगे वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश हो गए, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश हो गए, स्टेपी जलवायु प्रदेश हो गए, है ना, तो इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आ जाएगा हमारा प्रादेशिक भूगोल, यानी कि रीजनल जियोग्राफी। अब विश्व के परिप्रेक्ष्य में प्रादेशिक भूगोल क्या होगा, जब हम महाद्वीपों को स्टडी करेंगे, यानी कि इस यूनिट में हम सभी महाद्वीपों को, कॉन्टिनेंट्स को अलग अलग एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये रहेगा हमारा कंटेंट विश्व का भूगोल का। कोशिश रहेगी कि आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल अवेलेबल करवाते रहें और आप पूरा मन लगाकर, पूरे ध्यान से आप इन वीडियोस को देखते रहें, पढ़ते रहें। और आज हम आगे जो हमारा बेसिक है उसको हम पढ़ लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं ज्योग्राफी की उत्पत्ति की, भूगोल की उत्पत्ति की, है ना। तो देखिए भूगोल अगर हम देखें, भूगोल क्या है अपने आप में, जियोग्राफी जिसे हम कहते हैं भूगोल, ठीक है, ये शब्द है। अगर इसको हम स्प्लिट करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है भू यानी कि धरती, और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन यानी कि स्टडी। तो इसी तरीके से भू जो हो गई हमारी धरती, तो धरती का जो अध्ययन है वही हमारा क्या है, जियोग्राफी। ठीक है, तो जो धरती के अध्ययन की शुरुआत अगर हम कहें तो ये ग्रीक जो वासी हैं उनको श्रेय जाता है कि शुरुआत जो की थी ज्योग्राफी के अध्ययन की, ज्योग्राफी को पढ़ने की, समझने की ग्रीक वासियों के द्वारा की गई थी। उस समय इतनी रिसोर्सेज नहीं थे, चीज़ें नहीं थी, तो जो भी बेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल थे उनके पास, जो सूचनाएं थी उनके आधार पर जो भी उन्होंने हमें समझाया वो हमारे लिए आगे की स्टडीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। तो देखिए जब ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं ना तो हमारे माइंड में हमारा ग्लोब घूम जाता है ना, एक इमेज आती है जिसे हम ग्लोब कहते हैं। तो जब ये ग्लोब हम कह रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, सरफेस पर हम रह रहे हैं, ये सरफेस है, और यहाँ पर क्या है, आप और हम रहते हैं। इसका मतलब ये जो सरफेस है इसकी स्टडी को ही हमने क्या कह दिया, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। ठीक है, भूगोल का मतलब क्या हुआ, इस धरती पर जितने भी लोग रह रहे हैं, जो भी चीजें अवेलेबल हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन है, कैसे वो डेवलप हुई हैं, वही सब क्या है, भूगोल है। ठीक है, तो सरफेस पर, तो शुरुआती सालों में बहुत सारे सालों तक जो जियोग्राफी का अध्ययन है, भूगोल की स्टडी है, वो इस सरफेस तक यानी कि धरातल तक, हमारी सतह तक ही सिमट कर रह गया। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ती गई, हमें नॉलेज होती गई, हमने ये जाना कि भूगोल अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर समेटे हुए है। तो अब हम जैसे जैसे जानने लगे, नियमों का प्रतिपादन होने लगा, नियमों को समझने लगे, पता लगने लगा हमें, तो हमने देखा कि हमारी अर्थ के ऊपर चारों तरफ जो कुछ भी है ना, तब तक हम उसे अंतरिक्ष, वायुमंडल या ब्रह्मांड हम कुछ नहीं कह रहे, है ना, अभी हम उसे कुछ नहीं कह रहे। हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर चारों तरफ जो कुछ भी है, साथ ही साथ हमारी अर्थ के अंदर की तरफ, इंटरनल, यहाँ पर भी जो कुछ भी है, ओवरऑल इस स्टडी को हम क्या कह रहे हैं, जियोग्राफी कह रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमारी अर्थ के सरफेस पर, सरफेस के ऊपर और सरफेस के अंदर जो कुछ भी चीजें अवेलेबल हैं, उनकी आपस में कनेक्टिविटी, उनकी उत्पत्ति, उनका डेवलपमेंट, ये सब चीजें हमारी किसके अंदर आ जाती हैं, ज्योग्राफी के अंदर, भूगोल के अंदर। ठीक है, तो भूगोल अपने आप में क्या है, एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। जब आप, अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छे से इस चीज को समझ सकते हैं कि ज्योग्राफी अपने आप में बहुत सारे सब्जेक्ट्स को समेटे हुए है ना। वैसे भी क्या है, ये एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, एक विज्ञान है ये। तो सबसे अच्छी बात यह है कि हमें इसे हिस्ट्री की तरह रटना नहीं पड़ता, रटने की, क्रैम करने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसे बहुत लॉजिकली हम चीज़ों को समझते हैं, अवधारणाओं को देखते हैं, जो उसमें कमियां होती हैं उनको दूर करते हैं, और जब लॉजिकली हमारे सामने चीज़ें होती हैं तो उन्हें समझना हमारे लिए और भी ईजी हो जाता है। तो इस तरीके से जो ज्योग्राफी है अपने आप में एक साइंस है,
आपको इसे रटने की कोई जरूरत नहीं है। एक धारणा रहती है बच्चों के मन में कि ज्योग्राफी इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतना वास्ट सब्जेक्ट है, इसको पढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप इसको लॉजिकली पढ़ते हैं, समझते हैं अच्छे से, तो आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ये कोशिश करेंगे कि आपको ईजी से ईजी वे में इसको बेहतर से बेहतर तरीके से करवाया जाए। तो चलिए, ये हो गई हमारी ज्योग्राफी की परिभाषा। अब प्रॉपर अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या है, देखिए, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी शब्द का नाम और उसकी प्राथमिक स्तर पर व्याख्या करने का श्रेय किसको जाता है? यूनान वासियों को। आरंभ में भूगोल जो है सामाजिक शास्त्र यानी कि सोशल साइंस का ही एक पार्ट माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे इस विषय में विकास किया गया। यूनानी और रोमन कालीन विद्वानों ने इसमें अपना योगदान दिया। अरब भूगोलवेताओं ने भी पूर्व मध्य काल में भूगोल की कुछ शाखाओं का विकास किया। देखिए, शुरुआत में जो है भूगोल इतनी डेवलप नहीं थी। इसके बाद जब हम देखते हैं तो मेनली 17th और 18th जो सेंचुरी थी, जो कॉलोनियल टाइम पीरियड था, जहां पर नए नए रूट्स डेवलप हो रहे थे, टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही थी, उस समय में, उस टाइम पीरियड में ज्योग्राफी का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ और ज्योग्राफी को हमने अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड करना शुरू कर दिया। तो वो एक विकास क्रम अलग से रहेगा हमारा। भूगोल या ज्योग्राफी दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है। जियो जिसका अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफियो जिसका अर्थ होता है लिखना या वर्णन करना। अतः सामान्य भाषा में भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का वर्णन करता है। आरंभ में भूगोल विषय के अंतर्गत पृथ्वी की धरातल, स्थानों, क्षेत्रों की स्थिति और प्रधान भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन ही किया जाता था प्रारंभ में, लेकिन धीरे धीरे भूगोल विषय से संबंधित अनेक पक्षों का विकास किया गया। प्रमुख भूगोलवेताओं के अनुसार पृथ्वी का अर्थ केवल उसके धरातल तक ही नहीं, अपितु इसके अंतर्गत पृथ्वी के ऊपर की जो पतली वायु पेटी है और इसके जो भीतरी भाग है उनको भी शामिल किया गया। यानी कि धीरे धीरे हमने इसकी बहुत डिटेल जो स्टडी है वो करना शुरू किया। अब कुछ विद्वानों ने जो इनकी परिभाषाएं दी हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। टॉलमी इंपॉर्टेंट नेम है, आगे भी हम बार बार इसको सुनेंगे। जिन्होंने जियोसेंट्रिक अवधारणा दी थी यानी कि भू केंद्रिक अवधारणा दी थी, तो उन्होंने क्या परिभाषा दी है? देखिए, जियोग्राफी की ये एक आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। ठीक है, पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। आपको सिंपल सी डेफिनेशन है, याद करनी है आपको। इसी तरीके से जो वॉरेनियस है, वॉरेनियस ने क्या परिभाषा दी? इन्होंने पृथ्वी की सतह को अध्ययन का केंद्र माना। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, पृथ्वी की सतह को अध्ययन का केंद्र माना। साथ ही मानव का जो रोल है वो भी इन्होंने यहाँ पर दर्शाया। वॉरेनियस ने ही सर्वप्रथम पृथ्वी के मानवीय पक्षों को भूगोल के अंतर्गत शामिल किया। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। जो वॉरेनियस थे इन्होंने सबसे पहले मानवीय पक्षों को शामिल किया और साथ ही धरातल को इन्होंने अपने अध्ययन का केंद्र माना। इसके बाद कांच की अगर हम परिभाषा देखें तो कांच ने अध्ययन का आधार भूमंडल माना और इसे अपने आप में एक संपूर्ण इकाई, एक कंप्लीट यूनिट के रूप में इन्होंने इसको स्टडी किया और इस यूनिट में जो भी विभिन्नताएं थी उनके अंतर संबंध आपस में स्थापित किया। यानी कि जो भी विभिन्नताएं यहाँ पर मिल रही थी वो आपस में इंटर रिलेटेड थी, आपस में संबंधित थी। तो उन्होंने ही ये जो परिभाषा दी गई कांट के द्वारा दी गई। हम्बोल्ट ने जो डेफिनेशन दी उन्होंने क्या बताया? देखिए, भूगोल अध्ययन से संबंधित विद्या है। अन्य सभी वास्तविक विज्ञान चाहे प्राकृतिक हो अथवा जैविक पृथ्वी की घटनाओं से संबंधित होते हैं। ऐसे विज्ञान व्यक्तिगत रूप में पशु, वनस्पति, अन्य ठोस पदार्थ या जीवावशेष की बनावट एवं प्रक्रिया का ही अध्ययन है, जबकि भूगोल का संबंध उपयुक्त सभी वस्तुओं से एक साथ सह संबंधित रूप में, जैसे कि वह किसी क्षेत्र में सामान्यता पाई जाती है, के वर्णन एवं अध्ययन से है। इसी प्रकार कॉल रेटर की डेफिनेशन अगर हम देखें तो उन्होंने भी मानव की भूमिका को विशेष महत्व दिया। भूगोल की परिभाषा देते हुए उन्होंने ये लिखा कि भूगोल वह विभाग है जिसमें भूमंडल के सभी लक्षणों, घटनाओं और उनके संबंधों का पृथ्वी को स्वतंत्र रूप में मनाते हुए वर्णन किया जाता है। इसकी समग्र एकता मानव एवं मानव जगत से संबंधित दिखाई देती है। यानी कि रीडर ने भी मानव का जो रोल है, मानवीय पक्ष, उसको भूगोल में शामिल किया। डी लाप्लास की अगर हम बात करें तो उन्होंने भूगोल को स्थानों का विज्ञान कहा। मानव का जो रोल था इन्होंने मानवीय पक्ष को बिल्कुल ही नकार दिया। भूगोल स्थानों का विज्ञान है, ना कि मानव का। ऐतिहासिक घटना के प्रति इस विज्ञान की रुचि वहीं तक है जहां तक कि इसका संबंध किसी देश में घटित घटनाओं से होता है। इसके अभाव में देशों के गण एवं संभावनाएं सुषुप्त अथवा अपूर्ण रहती हैं। इसी तरीके से हार्टशॉन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो 1939 में जो इनकी बुक थी नेचर इन जियोग्राफी और साथ ही 1959 में पर्सपेक्टिव्स ऑन नेचर ऑफ जियोग्राफी, इन दोनों ही बुक्स में इन्होंने जो अपनी जियोग्राफी की भूगोल की परिभाषा दी वो क्या थी? भूतल के विविधता रूपी लक्षणों का शुद्ध
व्यवस्थित एवं तर्कपूर्ण विवरण एवं व्याख्या करना ही भूगोल का लक्ष्य है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसी तरीके से अगर जैसे हम हार्टशॉन की डेफिनेशन देखें यहाँ पर, है ना, एक अलग स्लाइड पर हम देख लेते हैं। हार्टशॉन ने जो था प्रादेशिक या जो क्षेत्रीय भूगोल था इसको बढ़ावा दिया। ठीक है, जो रीजनल भूगोल था इसकी शुरुआत का श्रेय हार्टशॉन को जाता है। इसी तरीके से स्ट्रैबो की अगर हम बात करें, स्ट्रैबो ने इसे एक स्वतंत्र विषय कहा है। ठीक है, स्ट्रैबो ने भूगोल को एक स्वतंत्र विषय कहा है और इस विषय के द्वारा यहाँ पर जितने भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके आपस में इंटर रिलेशंस हैं, उनको मानव को समझाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो अलग अलग डेफिनेशन जैसे जैसे हम वीडियोस देखते रहेंगे, हमारे टॉपिक आते रहेंगे, साथ के साथ हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट और चीजें हैं। देखिए, जैसे एराटोथेनीज है, इनको फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है। हिकेटियस है, इन्हें फाउंडर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी कहा जाता है। इसी तरीके से कुछ और चीजें जैसे हम देखें, जैसे कांट है, कांट को आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता कहा जाता है। ठीक है, आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता। कुछ कुछ चीजें हैं जो आपके लिए जैसे जैसे माइंड में आती जाती हैं वैसे बताते जाते हैं। आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता। ठीक है, इसी तरीके से एनेक्सिमेंडर है, जो एनेक्सिमेंडर को विश्व मानचित्र बनाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, विश्व मानचित्र बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? एनेक्सिमेंडर को। इसी तरीके से जो टॉलेमी है, इस विश्व मानचित्र पर भारत को दर्शाने का जो श्रेय है वो टॉलेमी को दिया जाता है। भारत को दर्शाया है इन्होंने। ठीक है, इसी तरीके से जो वेगनर है, जो पेंजिया शब्द हम पढ़ते हैं, आगे हम जो प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे जो पेंजिया शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया? वेगनर के द्वारा दिया गया। हम्बोल्ट की अभी हमने बात की, इन्होंने जो समताप रेखाएं थी मानचित्र पर, समताप रेखाओं को सबसे पहले दिखाने का श्रेय जो है हम्बोल्ट को जाता है। साथ ही हम्बोल्ट की बुक की अगर हम बात करें तो कॉस्मस जो थी इनकी बुक थी। ठीक है, कॉस्मस इनकी बुक थी। बुक्स का ही अगर हम जिक्र करें तो देखिए, जैसे आर्यभट्टियम एक बुक है, नाम से ही पता चल रहा है आर्यभट्टियम, ये किसके द्वारा लिखी गई? आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई। नेचर इन जियोग्राफी अभी हमने पढ़ा, हार्टशॉन के द्वारा लिखी गई, है ना। हम्बोल्ट की हमने देखी, कॉस्मस लिखी गई। इसी तरीके से ज्योग्राफी का है, स्ट्रैबो ने लिखी, इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी का जो है वो स्ट्रैबो के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य द्वारा लिखी गई है। भास्कर द्वितीय भी जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए द जियोग्राफी है, टॉलेमी ने लिखी है। द जियोग्राफी टॉलेमी के द्वारा लिखी गई है। तो ऐसी बहुत सारी बुक्स जो हैं और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हम आगे आने वाले वीडियोस में जो भी हमारा कंसर्न टॉपिक होगा उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, बुक्स होंगी, वो हम साथ के साथ हम करते चले जाएंगे। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि सारी चीज़ें आपको एक ही स्लाइड पर एक ही वीडियो में बता दी जाएं, और बहुत बोरिंग भी हो जाता है ना, एक ही बात हम सारी चीज़ें लिख ले तो जैसे जैसे हमारे टॉपिक चलेंगे वैसे वैसे हम इनको करते रहेंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। हालांकि कुछ समझाने वाली चीज़ें आज थी नहीं। एक्चुअल जो हमारी क्लास शुरू होगी वो हमारी अगले वीडियो से शुरू होगी, जहाँ पर हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? आपको सारी चीज़ें समझ में आई? आपको कोर्स कंटेंट के बारे में आपको बताया गया और कैसे सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी वो आपको बता दिया गया है। बस अब आपको ये करना है, जैसे आपने हमारी एनसीईआरटी ज्योग्राफी सीरीज को सराहा, वैसे ही अब हमारे इस कंप्लीट ज्योग्राफी कोर्स को, जिसकी हमने विश्व का भूगोल से शुरुआत की है, उसी तरीके से आप सराहें, मोटिवेट करें और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवाने की कोशिश लगातार करते रहेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग। थैंक यू।